जी चलिए, तो तंतु की बात की थी हमने कि तंतु जो है वह किससे बनता है। तागा या धागा ले लो, धागे में पतली पतली छोटी छोटी लड़ियाँ दिखाई देती है। ऐसे आप एक धागा ले लें और उसको देखें, उसको तोड़ने की कोशिश करें, इसमें से पतली पतली ऐसे छोटी छोटी पतली पतली लड़ियाँ निकलेगी, धागे की ही लड़ियाँ निकलती है। वो उन लड़ी को तोड़े तो और छोटी छोटी पतली लड़ियाँ निकलती है। तो धागा या जो तागा होता है वह पतली पतली छोटी लड़ियों से मिलके बना होता है। तो वो सबसे छोटा भाग क्या हो गया, तंतु। क्या हो गया, तंतु। तो तंतुओं को इकट्ठा करके धागा या तागा बनता है और धागे या तागे को आपस में जोड़ के कपड़ा बनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि तंतु जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक तंतु, वे तंतु जो हमें पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त हो, जो हमें पादपों यानी पेड़ पौधों या पादपों और जंतुओं से प्राप्त हो, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक तंतु, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। जैसे कपास, एक होता है जूट या पटसन कहते हैं जिसे, जूट या पटसन एक ही है। तो जूट या पटसन ये प्राकृतिक तंतु है जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, जंतुओं से भी मिलते हैं, ऊन, रेशम। इस पार्ट में हम प्राकृतिक तंतुओं में भी पादप तंतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। और एक होते हैं, मैंने आपको बताया था, संश्लेषित तंतु, ऐसे तंतु जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। वो खेतों में नहीं उगते या जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, वो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं रासायनिक पदार्थों के संयोग से। केमिकल्स होते हैं, उनकी क्रिया करवा के फिर धागे तंतु बनाए जाते हैं और तंतुओं से धागा बनाया जाता है। तो वे तंतु जो हम बनाते हैं फैक्ट्रियों में, वो होते हैं संश्लेषित तंतु, मानव द्वारा बनाए गए तंतु। और उसमें है नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिन। ठीक है, ये सब कपड़े के प्रकार है, तंतुओं के प्रकार। ठीक है। अब हम बात करते हैं पादप तंतु की। किसकी बात करते हैं, पादप तंतु की। तो पादप तंतु की बात करें तो पादप तंतु में भी पहला आता है रुई। क्या आता है बेटा, रुई। रुई जिसे बोलते हैं कपास भी कहते हैं। तो पहला है रुई। रुई, ठीक है। रुई जो है वो हमें कपास के पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है। तो क्या करते हैं, आपने रुई देखी होगी, आप शाम को जब अपने घर में दिए जलाते हैं ना, तो ये रुई लेते हैं, रू अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं रू। तो रुई या रू लेकर उसकी वाट बनाते हैं ना, बत्तियाँ बनाते हैं वाट वो फिर डालते हैं उस दीपक के अंदर, फिर घी डालते हैं, फिर उसको जलाते हैं। तो वो रुई जो है उसको आप देखना, उसको ऐसे खोल के देखना, उसमें से छोटे छोटे तंतु बाहर निकलेंगे। ऐसे खोलो तो और पतले पतले तंतु बाहर निकलेंगे। उसको ऐसे खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, उसमें से पतले पतले तंतु बाहर निकलेंगे। तो ये रुई जो है ये कपास के पौधे से, रुई या कपास एक ही होता है वैसे तो कपास के पौधे से रुई प्राप्त की जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, कपास के पौधे को कहाँ उगाते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। कपास के पौधों के लिए क्या चाहिए, काली मिट्टी। कैसी मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा यानी मिट्टी। तो आपको कोई पूछ ले कि कपास या रुई के जो पौधे हैं वह कहाँ उगाए जाते हैं, ऐसी जगह पे उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी कैसी हो, काली मिट्टी। काली मिट्टी का मतलब ऐसे नहीं वो काले रंग की होती है, थोड़ा हल्का भूरा काला रंग होता है उसका। तो काली मिट्टी, और उसके लिए जो जलवायु है ना, जैसे कुछ स्थान होते हैं जो ठंडे होते हैं, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी, ठंडी। तो इस कपास के पौधों के लिए जलवायु कैसी चाहिए, जलवायु उष्ण। कैसी चाहिए, उष्ण यानी गर्म। उष्ण यानी क्या चाहिए, गर्म। तो कपास के पौधों के लिए काली मिट्टी और जलवायु उष्ण यानी गर्म। उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म चाहिए। ऐसी जगह पे ये कपास के पौधे उगाए जाते हैं। फिर क्या होता है, काली मिट्टी और जलवायु जहाँ की उष्ण यानी गर्म हो, वहाँ पर कपास के पौधे उगाए जाते हैं। और ये जो कपास के पौधे हैं वो नींबू के आकार के, ऐसे गोल गोल बनते हैं, ऐसे नींबू के समान गोल, नींबू के समान गोल होते हैं। इनको कपास गोलक भी कहते हैं, कपास का गोला।
इनको क्या बोलते हैं, ये नींबू की आकृति के होते हैं, इन्हें कपास गोलक भी कहते हैं। ये फल होते हैं, क्या होते हैं, फल। कपास का क्या होता है, ये फल। हमने पढ़ा था ना पहले पार्ट में कि जो पेड़ पौधे हैं उनके हर भाग का कोई ना कोई उपयोग होता है। किसी की हम जड़ खाते हैं, किसी का बीज खाते हैं, किसी की तना खाते हैं। तो इसका जो फल है, कपास का जो फल है वह नींबू के आकृति का गोल होता है, नींबू के समान गोल होता है, जिसको कपास गोलक भी कहते हैं। तो ये जब ये अभी ये मान लो कपास का पेड़ लगाया गया, इस पर ये गोले गोले ऐसे नींबू के समान गोल कपास के गोले बनेंगे। फिर क्या होगा, जब ये पूरी तरह से पक जाएंगे, पूर्ण परिपक्व हो जाएंगे, जब कोई चीज़ पूरी तरह से पक जाती है तो वो नीचे गिरती है ना, या वो फूटती है। तो जब ये कपास के गोले पूरी तरह से पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरह से पक जाते हैं, तो ये फूटते हैं। और फूटने पर आपको इसके अंदर जो बीज हैं और ये वाइट कपास दिखाई देता है। बीज समेत ये जो कपास है वो आपको दिखाई देता है। अब जब आप देखते हो ना इसको, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अब इस कपास के खेत से इस रुई को हाथों द्वारा अलग कर सकते हैं। अब ये कपास का जो पौधा है वह तैयार हो चुका है कपास को अलग करने के लिए। तो जब नींबू की आकृति कपास के जो गोले हैं वो पूर्ण रूप से पक जाते हैं, तो जब खुलते हैं ना तो पूरा खेत ऐसे वाइट हो जाता है, क्योंकि सभी गोले खुल जाएंगे, सब में से रुई बाहर निकलेगी, तो पूरी रुई बाहर निकल जाती है और पूरा खेत आपको एकदम वाइट जैसे कोई खेत में बर्फ पड़ी हो, दूर से देखने पे ऐसे दिखाई देता है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ इन कपास गोलकों को जो फूटे हुए हैं उनकी रुई को हाथों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद आपने देखे होंगे कि जब ये कपास के जो वाइट रुई होती है ना, उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, ऐसे होते ही नहीं होते बीज। तो अब क्या करते हैं, इन बीजों को एक कंकतन आता है, कंकतन एक यंत्र होता है, कंघी के समान ऐसे होता है, कंघी के समान ऐसे होता है, तीखा थोड़ा ऐसे, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं, ये जो कपास की जो रुई है ना, इसके अंदर जो बीज हैं, इन बीजों को कंकतन द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है बेटा, तो कंकतन द्वारा इन बीजों को अलग कर देते हैं और इसको बोलते हैं, इस कपास में से इन बीजों को अलग करना, इसको बोलते हैं, इस क्रिया को कहते हैं कपास को ओटना, कपास ओटना। ठीक है, तो इस प्रकार हाथों द्वारा ही यह कार्य किया जाता था पहले, लेकिन अब मशीनों द्वारा यह कार्य किया जाता है, कपास ओटना, कपास को अलग करना। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया आपके कि कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं, जहाँ की जलवायु गर्म हो, उष्ण हो और काली मिट्टी होनी चाहिए। फिर ये जब खेत में उगाए जाते हैं तो इनके जो कपास के जो फल होते हैं वह गोले के समान, नींबू के समान गोल होते हैं, ऐसे नींबू होता है ना वैसे ही गोल होते हैं। जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो ये फूटते हैं और इनमें से रुई आपको बाहर निकली हुई दिखाई देती है। फिर इस रुई को हाथ से ही बाहर निकाल के अलग कर लेते हैं और फिर कंकतन एक यंत्र होता है जिसके द्वारा इस कपास में से बीजों को अलग किया जाता है। कपास के जो बीज है ना वो इसके अंदर ही होते हैं, तो इन बीजों को कंकतन एक यंत्र होता है ऐसा, जिससे ओटकर अलग किया जाता है। तो कपास में से बीजों को अलग करने को क्रिया कहते हैं कपास ओटना। और कपास किससे ओटी जाती हैं, कंकतन द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार कपास के या रुई प्राप्त की जाती हैं। समझ गए आप लोग? चलो अब इस रुई के बारे में लिखते हैं। चलिए लिखो, इसके बारे में लिखना भी जरूरी है। समझ गए? अब लिखो। चलिए इसके बारे में लिखेंगे। रुई इसे खेतों में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? खेतों में नहीं,
क्योंकि ये पादप तंतु है, पादपों से प्राप्त होने वाला। पादप मतलब क्या होता है? पेड़ या पौधे। तो खेतों में क्या उगाते हैं? पेड़ पौधे उगाते हैं खेतों में अपन, तो इसे खेतों में उगाया जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, इसे खेतों में उगाया जाता है तथा ये उस स्थान पर उगाए जाते हैं साधारणतया कपास के पौधे, रुई कपास एक ही है लगभग, रुई कपास, साधारणतया कपास के पौधे उस स्थान पर उगाए जाते हैं। किस स्थान पर उगाए जाते हैं? जहाँ की मिट्टी तो हो काली, उगाए जाते हैं जहाँ काली मृदा व जलवायु कैसी होनी चाहिए? गर्म, उष्ण, जलवायु उष्ण होती है। उस स्थान पर उगाए जाते हैं जहाँ की काली मिट्टी, जहाँ काली मृदा हो और जलवायु उष्ण होती है। फिर क्या होता है? कपास पादप के फल, जो कपास हैं उसके जो पादप हैं, कपास के जो पेड़ लगे होते हैं उस पर क्या लगते हैं? फल। ये फल के रूप में ये रुई लगती है। तो कपास पादप के फल, इनको बोलते हैं कपास गोलक। क्या बोलते हैं? कपास पादप के जो फल होते हैं वो गोल नींबू के समान होते हैं, तो इनको कपास गोलक भी कहते हैं। ये जो कपास के जो गोलक होते हैं, कपास गोलक नींबू, किसके? नींबू के आकार के होते हैं। देखना आगे, नींबू लगभग कपास गोलक नींबू के माप के होते हैं, नींबू के माप के होते हैं। आगे लिखना, अब जब पूर्ण रूप से पूरी तरह से पक जाते हैं ना, अब क्या होता है? ये जब कपास गोलक जो है, ये कपास गोलक जो नींबू की आकृति के होते हैं, इनमें इनके अंदर होता है रुई। तो ये जब पूरी तरह से पक जाते हैं तो पूर्ण परिपक्व होने पर कपास गोलक फूटते हैं और पूर्ण पक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं, बीज टूटकर खुल जाते हैं, बीज टूटकर खुल जाते हैं। अब कपास तंतुओं से ढके अब कपास तंतुओं से ढके कपास तंतुओं से ढके बिनोले। अब आपको कपास जो अंदर है वो दिखाई देता है। कपास तंतु से ढके बिनोले, कपास बीज देखते हैं, कपास बीज दिखाई देता है। कपास बीज देखा जा सकता है, कपास बीज देखा जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ यह है कि अब कपास चुने जाने के लिए तैयार है। चुने जाने के लिए तैयार हैं। आगे लिखना, कपास के
कपास के परिफूलों, यानी कपास से जो ढका हुआ होता है ना, कपास जब फूट जाता है कपास गोलक, तो उसके परिफूलों ये रवों से ढका हुआ परिफूलों रवों से ढका हुआ खेत इतना श्वेत हो जाता है, जो खेत होता है वह इतना सफ़ेद होता है, इतना श्वेत हो जाता है जैसे बर्फ़ से ढक लिया हो जाता है, जैसे हिम यानी बर्फ़, हिम का मतलब होता है बर्फ़, हिम से ढक गया हो। अब क्या करते हैं, फूट ये कपास गोलक, अब हाथों द्वारा इसको अलग करेंगे, तो इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। दो तीन लाइन यहाँ करवा देते हैं, इसके आगे लिखना अब क्या करेंगे, इन कपास बोलों से यानी कपास के जो बॉल है नींबू की आकृति के, तो इन कपास बॉलों से बीजों को अलग करेंगे। पहले तो कपास बॉलों से कपास को अलग करेंगे, कपास को हस्तचयन यानी हाथों द्वारा ही चुनकर, हस्तचयन द्वारा अलग कर दिया जाता है, या अलग करते हैं, अलग कर दिया जाता है। अब कपास में से बीजों को अलग करेंगे। अब पहले बॉल जो कपास के जो गोले थे नींबू का आकृति के, उसमें कपास फूटा, कपास को हाथ से बाहर निकाल लिया, तो कपास बॉलों से कपास को हाथों द्वारा चुनकर बाहर निकाल लेते हैं। अब कपास से बीजों को, अब कपास में जो बीज हैं, कपास के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, तो कपास से बीजों को क्या करते हैं, अब कपास से बीजों को कंकतन, एक यंत्र होता है कंकतन, कंघी की आकृति का होता है, तो कंकतन द्वारा अलग कर दिया जाता है। पृथक का मतलब होता है अलग। अब क्या करेंगे, कपास में से बीजों को अलग करेंगे, तो कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, और इस क्रिया को बोलते हैं कपास ओटना। क्या बोलते हैं, कपास में से उसके जो कपास के जो बीज है, बीजों को बाहर निकालना, तो इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, को कपास ओटना कहते हैं। ओके, चलो अब एक लाइन और लिख देना लास्ट, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा कपास। उसके बाद कपास के बाद की बात पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे जूट या पटसन। पहले कपास हाथों से ओटी जाती थी, पहले कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन अब मशीनों द्वारा ये काम किया जाता है। मशीनों द्वारा यह कार्य यानी कपास ओटने का कार्य अब मशीनों द्वारा किया जाता है। ओके, ये हो गया कपास के बारे में, पूरा हो गया, सिंपल था। चलो लिख लो, फिर आगे सेकंड पढ़ते हैं, जूट या पटसन जिसका नाम है दूसरा, ये भी पादप तंतु हैं, दूसरा पढ़ेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। चलो लिखो, इसको नोट कर लो अच्छे से, आराम से। कर लिया होगा आपने नोट्स?
नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा, शायद नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। ये भी दूसरा भी क्या है, पादपों से प्राप्त होने वाला है, तो पादप तंतु है और इसका नाम है जूट या पटसन। इसका नाम है जूट या पटसन। ये लिखो, जल्दी से लिख लो ये, फिर जूट या पटसन शुरू करते हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर लिख दो। चलो लिख लिया होगा। अब जूट या पटसन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो पटसन जो है, जूट या पटसन जो तंतु है वो कैसे प्राप्त किया जाता है। पटसन के पौधे होते हैं, क्या होते हैं पटसन के क्या होते हैं, पौधे। मान लो ये पटसन का पौधा है, पत्तियां लगी इस पे, इसमें क्या होता है, ये बीच वाला भाग जो तना है ना, तना, ये पटसन का जो तना है, तो पटसन जो है वह पटसन के तने से प्राप्त की जाती है। जो जूट या पटसन के जो तंतु हैं वह पटसन के, ये बीच वाला भाग क्या होता है, तना, ये तना। तो पटसन जो है वो पटसन के तंतु से या तने से प्राप्त की जाती है। पटसन तंतु जो है वह पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। और ये पटसन जो पौधा ये कब उगाया जाता है, वर्षा ऋतु में। जब बरसात ऋतु आती है ना, वर्षा ऋतु में ये पटसन के पौधे उगाए जाते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तो पटसन के पौधे उगाए जाते हैं। और यह पटसन जो तंतु जो हम प्राप्त करते हैं पटसन से, ये पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। तो जब यह इस पटसन पे फूल लगते हैं ना, फूल लगना, फूल को बोलते हैं, फूल का दूसरा नाम होता है पुष्प। क्या होता है, पुष्प मानी होता है फूल। तो पुष्प यानी फूल, पुष्पन का मतलब होता है फूल लगना। जब इस पटसन के पेड़ पे फूल लगते हैं तो उसको बोलते हैं पुष्पन। फूल लगना मानी पुष्पन। तो पुष्पन अवस्था यानी जब फूल लगते हैं तो वो जो समय होता है उसको बोलते हैं पुष्पन अवस्था। तो जब इस पटसन के पौधे पे फूल लगते हैं तो इस पटसन तंतु को यहाँ से काट कर अलग किया जाता है, पटसन के तने को अलग कर दिया जाता है। और फिर इस पटसन के तने को पानी के अंदर डुबा के रखा। ये मान लो पानी का बड़ा वाटर टैंक पड़ा है, तो पानी में इन पटसन के तने को काट कर जब इस पटसन पे फूल लगते हैं ना, तो पुष्पन अवस्था में जब इस पर फूल लगते हैं पटसन के पौधे पे, तो यहाँ से इसको काट कर तने को अलग कर देते हैं और इसको पानी में डुबोकर रखा जाता है। पानी में 2 या 3 दिन के लिए डुबा कर रखा जाता है। पानी में डुबाने से क्या होता है कि पानी में डुबाने से तना जो है ना ये ऊपर से गल जाता है और इसके अंदर जो तंतु है वो आपको दिखाई देते हैं। और फिर इन तंतुओं को हाथों से अलग कर लिया जाता है। तंतु के पानी में डुबा के रखेंगे तो ऊपर जो तना है वो गल जाएगा। कोई चीज़ पानी में पड़ी रहे काफ़ी दिनों तक तो गलती या नहीं गलती, तो वैसे ही पटसन के तनों को काटकर पानी में डालने पर ये गल जाते हैं और इससे तंतु गल जाएगा और इसके अंदर जो रेशे है ना या जो तंतु है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार पटसन के तने से पटसन तंतु प्राप्त किया जाता है। समझ गए होंगे, ठीक है ना बेटा। तो पटसन का पौधा जो है, तो पटसन के पौधे कब लगाए जाते हैं, वर्षा ऋतु में। पटसन कहाँ से प्राप्त होता है, पटसन के तने से, ठीक है। जब फूल लगते हैं
जब इस पर फूल लगना शुरू होंगे पर्सन के पौधे पे, तो पर्सन के तने को यहाँ से काट के अलग करते हैं और इसको पानी में डुबाया जाता है, और पानी में पड़ा रहने के कारण इसके तने गल जाते हैं, और गलने पे तना अलग हो जाता है और इस तंतु को अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार पर्सन तंतु प्राप्त किए जाते हैं। चलो अब इसके बारे में लिख लें, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। पर्सन के बारे में लिखेंगे, लिखो जूट या पर्सन, जूट या पर्सन दोनों नाम इसी के हैं, जूट भी कहते हैं और पर्सन भी कहते हैं, जूट या पर्सन। इसमें लिखना पर्सन तंतु को, पर्सन से प्राप्त होने वाला तंतु, तो हमें तंतु ही तो प्राप्त करना है, तो पर्सन तंतु को पर्सन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, पर्सन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पर्सन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। आगे लिखना, इसकी खेती, भारत में इसकी खेती कब करते हैं? मैंने बताया था आपको कि इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, तो इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। अब क्या करते हैं, इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। आगे लिखेंगे कि जब पर्सन पादप जो हैं, पर्सन पादप जो हैं, या फसल भी कह सकते हैं इसको, पर्सन पादप फसल, तो पर्सन पादप को कटाई कब की जाती है? जब पर्सन पादप फसल की पुष्पन अवस्था, जब इस पे फूल लगना शुरू होते हैं, तो पुष्पन यानी फूल लगना, पुष्पन